आज हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल का सेकंड पार्ट करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आप उसको टाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वो अपलोड किया जा चुका है। आप वहाँ पर उसको देखें और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ब्रह्मांड क्या है, आकाश किसे कहते हैं, अंतरिक्ष यानी स्पेस क्या है, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सभी ग्रह की हम बात कर चुके हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं उनकी बात हमने की, लेकिन हमारे ग्रह कितने हैं? 8। 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसकी सदस्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। इस तरह से कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे सूर्य के बारे में और चंद्रमा के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, पूरा देखें और अच्छे से 1-2 बार देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं। यही टाइम है, घर पे बैठकर आप शांति से पढ़ सकते हैं। अब आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें। जैसे ही ये टाइम आपका अच्छा से कंज्यूम होगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, स्टार है। हमारे जो सौर मंडल के स्टार तारे को हम सूर्य नाम दिया गया है। क्लियर है? उसके बारे में देखते हैं। सूर्य की जो रासायनिक संगठन है, उसका प्रोसेस जो बना हुआ है, केमिकल प्रोसेस है, वो किस चीज से बना हुआ है? वो हाइड्रोजन। उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। 71% हाइड्रोजन है और हीलियम। दो चीजों से बना हुआ। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सूर्य बना हुआ है किस चीज से, तो हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा पार्ट है इसके अंदर। और अन्य तत्व जो अलग मेटल्स हैं और हैं, कई चीजें हैं जो गैसीय अवस्था में ही हैं, न कि सॉलिड या ठोस अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य बना हुआ है किससे? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या है? वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम के रूप में। हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम के रूप में। जब तक हाइड्रोजन किसी भी स्टार के अंदर है उसका जीवन चलेगा। हाइड्रोजन उसकी लाइफ लाइन है। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्लियर होगा? यहां तक सूर्य के जो किसी भी तारे के प्रोसेस में सूर्य या तारा बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड यानी बादल आपस में टकराए और उनमें संलीन क्रिया स्टार्ट हुई, और जिससे उनके अंदर एक प्रोसेस आया जिसको नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का प्रोसेस है वो किससे होगा? नाभिकीय अभिक्रिया से होगा। और आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग माना जाता है। क्लियर हुआ? और देखते हैं। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। इसका मतलब क्या? हमारे सौर मंडल का मुखिया है, ये केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। कई बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी बहुत गलत हो जाते हैं क्वेश्चन बच्चों से, कि वहाँ पर पूछा जाता है सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है, लेकिन हम बृहस्पति या जुपिटर को भर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि हमसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हम आधा पढ़ते क्वेश्चन को और तुरंत आंसर दे देते हैं। इसीलिए कह सकते हैं सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य है। क्लियर? पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपने नोट करते हुए चलना है और इनको बाद में लर्न कर लेना है। पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर है, मतलब लगभग एवरेजन इसके जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में उसको मापा गया है, ये बताई गई है चीज। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड से प्रकाश चल सकता है, चाहे वो सूर्य का, ये वैक्यूम में है, ध्यान रखना है, वैक्यूम में है। ये ज्योग्राफी में बात की जा रही है, लेकिन ये साइंस में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 18 मिनट लगते हैं, लेकिन एग्जैक्ट के आसपास जाएं तो 18 मिनट 18 सेकंड 8 मिनट 18 सेकंड 8 मिनट लगते हैं। लगभग में बात की जाए तो हम 8 मिनट कह सकते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन, इसकी बात करेंगे। तो उसकी संरचना क्या है? सूर्य एक बना हुआ है ट्रायंगल शेप में, लेकिन हमें दिखाई देता है सर्कल में। बना हुआ वैसे क्या माना जाता है? ट्रायंगल शेप में है, लेकिन हमें दिखाई देता है ओवल शेप, यानी कि गोलाकार। क्लियर हो गया? दूरी के कारण। इसका एक पहला मंडल जिसको बोलते हैं हम प्रकाश मंडल, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य की दिखाई देने वाला दीप्तमान सतह कौन सी है? तो क्वेश्चन आता है, जो हमें दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में तो ठीक है प्रकाश मंडल हम ऑप्शन भर देते हैं, लेकिन कई बार हिंदी नहीं देता, वो फोटोस्फीयर लिख देगा और आपको कंफ्यूज कर देता है। जैसे इसको यूं लिख देगा फोटोस्फीयर, यहां गलती होने के चांस अपने आप हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों याद रखने हैं आपको। फिर आता है वर्णमंडल। प्रकाश मंडल के किनारों पर क्या होता है? जो दीप्तमान नहीं होता, जिसका रंग, जिसका कलर क्या है, इसका रंग कैसा है? लाल दिखाई देगा फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, इसका कलर रेड है। जो रेड दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमंडल, यानी कि कलरफुल मंडल। ठीक है। अब यहां पर हमने एक चीज है, इसकी इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? क्रोमोस्फीयर। याद रह जाएगा? क्या याद रखेंगे? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। इस तरह से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो उन चीजों को भी हम छोड़ सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ेंगे। प्रभामंडल, सूर्य का बाह्य भाग जो केवल ग्रहण के समय दिखाई देता है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य का वो बाह्य भाग जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, प्रभामंडल बोलते हैं। इसकी इंग्लिश क्या है? आजकल सबकी जबान पर इसकी इंग्लिश है, लेकिन वो एक नेगेटिव के रूप में जाना जाता है। वो क्या है? ये देखिए, कोरोना। कोरोना कल ऑप्शन आ जाएगा, हो सकता है प्रभामंडल ना दिया गया हो और आपको उसी तरह से ये कोरोना बोल दिया जाएगा, इंग्लिश में भी लिख दिया जाएगा, हिंदी में भी लिख दिया जाएगा। हो सकता है इसकी हिंदी प्रभामंडल ना लिखे, तो आप हो सकता है कि समझ में आ जाए कोरोना तो एक वायरस था,
जिसने लॉकडाउन करवा दिया था, सब कुछ पैक कर दिया था, लेकिन सूर्य की बात पूछ रहा है। लेकिन ये सूर्य के जो ग्रहण के समय दिखाई देने वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उस बाह्य हिस्से को कोरोना कहते हैं। और इसमें से कौन सी किरणें निकलती हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्या कह रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण इसी कोरोना से प्रकाशित होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से इनको नोट करें। क्लियर है, नोट करते हैं। आप वीडियो को रोककर भी नोट कर सकते हैं बाद में जब इसको अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये देखते हैं, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच का जो पतला सीमांत क्षेत्र है का तापमान सबसे अधिक होता है। क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में उस क्षेत्र का नाम क्या बताया गया है, ट्रांजिशन रीजन्स। तो क्या है, ये ऑप्शन आता है ट्रांजिशन रीजन। क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, 1 लाख तक हो सकता है, 1,30,000 सेंटीमीटर हो, सॉरी डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो वो स्थान कौन सा है, वो क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच का क्षेत्र है। सौर हवाएं कहां से चलती हैं, सोलर विंड्स। कोरोना के बाहर निरंतर वायु का प्रसार होता रहता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर हवाएं बोल देते हैं। क्लियर हो गया। तो दोबारा देखना है तो एक बार देख सकते हैं। सौर हवाएं, तो क्वेश्चन आ जाता है सौर हवाएं कैसे चलती। तो सौर हवाएं कैसे चलती है थोड़ा सा समझ लें। मान लो यहां पर हीट है, यहां पर कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां पर हीट कम होगी, सूर्य के अंदर ही ऐसी चीज हो सकती है। हमें पता है कि हीट किधर से किधर चलती है, हमें पता है कि हीट चलती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो जहाँ यहाँ पर हॉटस्पॉट बना हुआ, ज़्यादा हीट है तो वहाँ से हवाएं चल, वहाँ से हीट चलना स्टार्ट हो जाएगी और एटमॉस्फेयर इधर मूव करने लग जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सौर हवाएं। क्वेश्चन आ जाए सौर हवाएं क्यों चलती हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सौर हवाएं चलती हैं। तो सूर्य का जो पूर्ण रूप से एक जैसा टेम्परेचर हर जगह नहीं है, तो कहीं बताया ज़्यादा है, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन सतह का टेम्परेचर कितना बताया गया था, 6,000 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूजन नहीं होनी है। आगे बढ़ते हैं। सौर कलंक, सौर कलंक यानी कि सोलर पैच किसे कहते हैं, जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है। मतलब अभी बात की कि सूर्य के अंदर एक सेम टेम्परेचर नहीं है, साथ में बहुत सारा टेम्परेचर है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हो गए जहां पर टेम्परेचर कम हो गया उनसे, तो वो क्या होगा, एक धब्बे के रूप में दिखाई देगा। उसी धब्बे को हम, उसी पैच को सौर पैच कहेंगे। क्लियर हो गया। मतलब जहां टेम्परेचर कम है। ट्रांजिशन एरिया कौन सा, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, और पैच कौन सा है, जहां पर टेम्परेचर कम है। इस धब्बे का ताप कितना है, 4500 डिग्री सेल्सियस है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और आप यहां देखेंगे तो सतह का तापमान कितना था, 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो काफी कम है, इसलिए ये क्या है, चमकीला ना दिखाई देगा, और इस वजह से ये क्या है, एक ब्लैक स्पॉट के रूप में से दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। इसको सोलर पैच के नाम से जाना जाता है। इन धब्बों का जीवन काल कुछ घंटों का भी हो सकता है और जो कुछ सप्ताह का भी हो सकता है। कई दिनों तक सौर कलंक बने रहने हैं, जिससे क्या होता है,
जो हमारी अर्थ है उससे जो रेडियो सिग्नल हैं वो डिस्टरबेंस में आ जाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है अचानक हमारी अर्थ से जो रेडियो सिग्नल हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो किसकी वजह से हो जाते हैं? सौर कलंक की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम आजकल सैटेलाइट छोड़ रखे हमने विश्व ने पूरे, तो वहाँ से क्या है इंफॉर्मेशन आना और जाना, तो किसके द्वारा होंगी? वो रेडियो के सिग्नल्स होंगे। रडार भी हमारे काम करते हैं, लेकिन जो लंबी रेडियो तरंगे होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर सिग्नल लेकर आती हैं वो डिस्टरबेंस में आ जाती हैं। कब? जब ये सौर कलंक बन जाता है, यानी कि सोलर पैच के कारण रेडियो तरंगों की या संचरण या ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा यानी मून। क्या है चंद्रमा? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत छोड़ रखे हैं, आर्यभट्ट है, रोहिणी है, लेकिन ये हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। क्वेश्चन आ जाए तो आपको भरना है। ओके, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हम बात कर चुके हैं। इसका व्यास यानी डायामीटर तो 1/4 है। पृथ्वी का व्यास कितना था? 2 तरह के व्यास थे, आपको याद हो? सोचें, कमेंट्स करके बता सकते हैं आप, कितना था? 12,756 और एक 12,714। 2 व्यास हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब ये क्या है? ये भूमध्य रेखीय व्यास है। और ये आपका ध्रुवीय व्यास है। क्योंकि पृथ्वी इस तरह से है तो ये भूमध्य रेखा और ये पोल्स को मिलाने वाली रेखा, तो इन पर जो डायामीटर यानी व्यास है उसकी बात कर रहा है, तो लगभग कितना है? 1/4 है। इसकी बात ये की गई है, याद रह जाएगा। पिछला याद रखते हुए चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना है? कम। तो कितना कम है? 1/6 कम है। क्या मीनिंग है इसका? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मास के द्वारा, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मास, 2 बॉडी हैं, उनके अपने मास हैं, तो उन मास की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा होती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। इस तरह की बात की गई। तो जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है? जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स किसे कहते हैं? 2 बॉडी हैं, उनके सेंटर से मास की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है। सभी ग्रह इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही अपनी अपनी कक्षाओं में काम कर रहे हैं। तो सब में क्या है? सभी सेलेस्टिक बॉडियां हैं या कोई भी है तो उसमें क्या होगा? एक मास है, मास है तो उसमें क्या होगा? एक ग्रेविटेशन फोर्स होगी। उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम ग्रेविटी कब कहेंगे? जब एक सेलेस्टिक बॉडी क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, अदर कोई भी हो सकता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में टाइम कितना लगता है ये देखेंगे। कितना टाइम लगता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 43 मिनट का टाइम लग जाता है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो टाइम कितना लगेगा? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगता है 1.3 सेकेंड। कितना लगेगा? 1.3 सेकेंड याद रखना है, 1.3 सेकेंड। और जो हमारे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता था? लगभग 8 मिनट। काफी डिफरेंस है। इसका मतलब चंद्रमा नजदीक है। एक और याद करें कि जो हमारे प्रकाश की चाल है, स्पीड है, वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 3 लाख से थोड़ा सा ही ज्यादा दूरी पर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? वो 3 लाख किलोमीटर। और यहां टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? 3,43,000 आसपास क्या होगा? ये डिस्टेंस है किसका? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का। उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? सोचें और आगे बढ़ते हैं, बताना थोड़ी देर में। रासायनिक रूप से जो संगठन है वो कैसा है चंद्रमा का? तो क्या क्या मिलता है उसमें? सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम। आयरन भी है वहां, मैग्नीशियम भी है, और सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। अब हम आपस में बातें सुन पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और कोई बोलता है, हम सुनते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर ध्वनि सुनी जा रही है, किसकी वजह से? वायुमंडल। क्योंकि मीडियम क्या है? और तो कोई मीडियम नहीं, वायुमंडल है। लेकिन आजकल तो अलग से मीडियम भी आ गए, लेकिन नेचुरल रूप से जो हम बात करते हैं एक दूसरे तक हमारी साउंड पहुंच पाती है, तो किस वजह से? हमारे एटमॉस्फेयर। इसका मतलब चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्लियर हुआ? तो चंद्रमा पर क्या है? मीडियम नहीं है। इसका मतलब मानेंगे चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिज पर्वत है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? लिबनिज पर्वत है। सेलेनोग्राफी क्या है? नाम नोट करें, बताएं सेलेनोग्राफी क्या है? सेलेनोग्राफी क्या है? तो सेलेनोग्राफी क्या है? चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला विज्ञान। चंद्रमा के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले विज्ञान यानी साइंस को क्या कहेंगे? सेलेनोग्राफी कहेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भौतिक भूगोल के अध्ययन की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये नोट करते जाएं आप। चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला हिस्सा कितना है? तो कितना है? 54% ही हमें दिखाई देता है, बाकी चंद्रमा का हिस्से हमें दिखाई नहीं देता। जो नहीं दिखता उसका नाम क्या रखा हुआ है? सी ऑफ ट्रिनिटी। क्लियर? इसको नोट करिए, कई बार पूछा गया है कि ये क्या है।
और इस तरह से हम कह सकते हैं चंद्रमा का एक हिस्सा है जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, उस तरह की बात करता है। चंद्रमा पर करीब 30,000 क्रेटर हैं। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी, मान लो यहां पर एक ज्वालामुखी फटती है, तो इसका ये हिस्सा क्या बन गया? क्रेटर बन गया। तो इसका मतलब चंद्रमा पर भी कभी क्या हो गया? वॉल्केनिक प्रोसेस हुआ होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं हुई होंगी या होती होंगी, तो वहां पर क्या बनते हैं? क्रेटर बन जाते हैं। यानी ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। तो इस तरह से वहां पर क्या बनेंगे? क्रेटर बन जाएंगे। कितने हैं लगभग? ये लिखा हुआ है, या तो क्या है उल्कापिंड वहां पर गिरे होंगे या ज्वालामुखी के कारण बन जाते, तो उनको ही क्रेटर कहा जाता है। तो देखते हैं क्या कहता है कि इस सबसे बड़ा ये क्या है? ये भी चंद्रमा पर पाए जाने वाले कुछ पर्वत है। चंद्रमा सूर्य की भांति भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण व दक्षिण होता है। चंद्रमा 28.5 से 28.5 के बीच भ्रमण करता है। और वैसे हम क्या मानते हैं कि चंद्रमा जो है, ये मान लो हमारा पृथ्वी है, कभी यहाँ आया तो कभी यहाँ आया, इस तरह से चंद्रमा रोटेशन करता है। तो उसको वो रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, उस तरह की बात ये करता है। उसको क्या कहा जाता है? जिसे हम सेनियोडोनिक मंथ बोलते हैं, संयुक्त मास, संयुति मास कहा जाता है, संयुति मास। तो संयुति मास क्या है? जो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है, तो सेम टाइम लगता है उसको अपने अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी के चारों ओर रोटेशन करने में। वो पृथ्वी की रिवॉल्यूशन भी कर लेता है और अपने अक्ष पर रोटेशन भी कर लेता है, तो सेम टाइम है। बढ़ता हुआ चंद्रमा, क्योंकि जब जैसे घूमेगा तो कभी हमें चंद्रमा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कभी घटता हुआ चंद्रमा दिखाई देगा। ये चंद्रमा की कलाएं हैं। हम चंद्रमा की इनको कलाएं बोलते हैं। आज चंद्रमा इतना है, आज बड़ा है, आज है नहीं, आज छोटा है, बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है। तो मान लो चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है कब? पूर्णमासी को। फिर चंद्रमा नहीं दिखाई देता अमावस्या को, तो इस बीच में वो घटेगा या बढ़ता हुआ चलेगा। मान लो आज अमावस्या थी, उसके बाद चंद्रमा आता है, न्यू मून के नाम से अमावस्या को जानते हैं, तो वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बढ़ते हुए चंद्रमा को क्या कहा जाएगा? शुक्ल पक्ष। घटते हुए चंद्रमा को क्या कहेंगे हम? कृष्ण पक्ष कहेंगे। यदि चंद्रमा घटता हुआ आ रहा है तो उसको कृष्ण पक्ष, और बढ़ता हुआ चंद्रमा है तो उसको शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं, इनको चंद्र कलाएं कहा जाता है। तो ये चंद्रमा बढ़ता हुआ चल रहा है। यहां पर हम क्या कह सकते हैं? ये पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पूर्णिमा, और ये चंद्रमा ब्लैक हो गया पूर्ण रूप से, तो ये क्या कहेंगे? इसको अमावस्या कहेंगे। तो यहां से जो चंद्रमा इधर जा रहा है तो क्या होगा? ब्लैकनेस बढ़ रही है, और ब्लैकनेस बढ़ने का मतलब है चंद्रमा छोटा हो रहा है। इसको ही हम क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष कहेंगे, जिसको अंधेर लगना बोलते हैं। अंधेर अंधेर है। ये क्या है? चांदना की शुक्ल पक्ष, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सफेद हिस्सा बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इस तरह से चंद्रमा की कलाएं बोली जाती। अब ये देखिए नया शब्द आया, सिजिगी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है, कई बार समझा जाता है इसको।
तो ये पेपर में पूछा जाएगा। तो सिजिगी क्या है? तो ये देखिए क्या है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति सिजिगी कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, जब चंद्रमा मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, एक सीधी रेखा पर स्थित हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सिजिगी। ये दो प्रकार से हो सकता है, यहाँ सूर्य है ही, यहाँ पृथ्वी भी आ सकती है, चंद्रमा पीछे जा सकता है। तो इसका मतलब दो स्थिति बनती है किस चीज की, सिजिगी की। इनको हम ग्रहण के रूप में भी मानते हैं। आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके आने लगा है कि ग्रहण किसकी वजह से होते हैं, कारण क्या है। सूर्य ग्रहण भी हो सकता है, चंद्र ग्रहण भी हो सकता है, तो वो कारण कौन सा, ऑप्शन क्या होगा, वो सिजिगी होगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है, हमारे यहाँ ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे चंद्रमा बीच में है या पृथ्वी बीच में है, उसके लिए इस शब्द सिजिगी का यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं, इस तरह से सिजिगी की पोजीशन बन सकती है। तो यहाँ पृथ्वी है, ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन यानी कि सूर्य है। अब चंद्रमा यहाँ आया, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। नजदीक है किसके, सूर्य के, चंद्रमा बीच में है। अब चंद्रमा बीच में होता है तो कौन सी चीज होती है, कौन सा ग्रहण लग सकता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगेगा, तो कौन सा ग्रहण लगेगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप यहां पर पृथ्वी पर हैं। अब चंद्रमा बीच में आने से प्रकाश किसका रुका है आने से, सूर्य का, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये सूर्य ग्रहण है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। और ये सन और किसके बीच में आ गया, पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और इसको सिजगी की पोजीशन भी कहा जाएगा। अब मान लो यहां पर चंद्रमा है, पृथ्वी बीच में है, आप यहीं पर हैं। अब सूर्य, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है नहीं, सूर्य लेकिन चंद्रमा चमकता है तो किससे, सूर्य से प्रकाश लेगा। अब हमारी पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य तक क्या नहीं पहुंचेगा, प्रकाश, और चंद्रमा से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक नहीं पहुंचेगा। अगर चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश नहीं आएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई जो दिया उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रहण लग गया। कौन सा ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग जाता है। इस तरह की पोजीशन बनती है। अब आप बता सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगे, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा। चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या है, आप खुद समझें और जानें। अमावस्या की क्या बोलते हैं, काली रात, तो उस समय चंद्रमा होता ही नहीं। चंद्रमा होता ही नहीं है तो जो चीज है ही नहीं तो वह दिखाई दी या नहीं दी है पता ही नहीं, वो दिख रहा है कुछ टाइम के लिए नहीं दिखे, उसको ग्रहण कहते हैं। इसका मतलब चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णमासी को लगेगा। क्लियर हो गया, कब लगेगा, पूर्णमासी को लगेगा, जिसको फुल मून के रूप में हम जानते हैं। और ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या को। तो इस तरह की व्यवस्था हम देखते हैं। किसके कारण ग्रहण लगेंगे, सिजगी। दोनों ही पोजीशन क्या है, सिजगी की है। थोड़ा सा और देखते हैं, आगे और समझ में आएगा। सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी यानी चंद्रमा बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं, युति हो गई। किसकी, तीनों की युति है। ये शब्द बहुत यूज किया जाता है किसके अंदर, ज्योतिष विज्ञान के अंदर। ज्योतिष शास्त्र में इसका यूज किया जाता है कि उन ग्रह की युति है, उन ग्रह की सूर्य के साथ युति है, इस तरह की बात करते हैं। यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी इस तरह की बात की जाती है। उस युति को ही हम कंजक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया।
उस युति को ही हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी बीच में आ गया तो वियुति होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। ग्रहण, तो क्योंकि ग्रहण किसकी वजह से, सिजगी की वजह से ग्रहण लगे हैं, तो हमने ग्रहण का भी पता होना चाहिए। इक्लिप्स क्या है उसके बारे में पता है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप हो सकता है अपने नोट्स बनाते हो तो उनके बारे में लिख सकते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही संभव है, ये हम बात कर चुके हैं, लिख लेना। और यह व्युति की स्थिति होती है। किसकी स्थिति है? व्युति। व्युति कब होगा? क्लियर? व्युति कब हुआ? जब पृथ्वी बीच में आई, व्युति। तो व्युति से कौन सा ग्रहण होगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे हम? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है तो ये क्वेश्चन आ जाए, इनमें कैसी युति बनेगी? व्युति बनेगी, युति नहीं बनेगी। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही संभव है और यह युति की स्थिति है। क्लियर होगा? इस तरह से युति है। कब होगी भाई? अब चंद्रमा बीच में आ गया, तो ये बात आप नोट करें। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये भी नए शब्द हैं, आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम्स के अंदर। जैनिथ और नादिर। जो एचटेट सीटेट की तैयारी करते हैं उन्हें तो शायद पता होगा, क्योंकि वो एसएस काफ़ी डीपली पढ़ के जाना होता है। लेकिन आजकल कोई एग्ज़ाम आसान नहीं है, सब डीप आता है, क्योंकि अब जीके न आकर के आती है, जर्नल अवेयरनेस आती है। तो अब इस जर्नल अवेयरनेस शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं? जैनिथ और नादिर। नोट कर लिया होगा। अब इनकी पोजीशन पते। यदि आपने ठीक ऊपर अंतरिक्ष में एक बिंदु की कल्पना की जाए, ध्यान रखना है, ठीक अपने ऊपर अंतरिक्ष में किसी बिंदु की कल्पना की जाए, उसको जैनिथ कहते हैं। क्वेश्चन आता है, सूर्य की जैनिथ पोजीशन कब है? तो सूर्य हमारे बिल्कुल सिर पे आ जाए, उस स्थान पर सूर्य जैनिथ की पोजीशन में। तो याद रह जाएगा, यदि पृथ्वी के या हमारे हम खड़े हैं तो उसके सिर पर कोई अंतरिक्ष में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के कोण पर कोई पॉइंट की कल्पना की जाए, पॉइंट समझा जाए, उसको जैनिथ कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसके विपरीत ध्रुवीय बिंदु का जैनिथ हमारा नादिर कहलाएगा। ठीक हमारे नीचे पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर, मान लो मैं यहां पर हूं, मेरे बिल्कुल सिर पर अंतरिक्ष में एक जैनिथ है, और जहां मैं खड़ा हूं अगर पृथ्वी को पार करके पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी तो लगभग गोल है, तो उस दूसरे हिस्से में बिल्कुल मेरे नीचे यूं का यूं 90 डिग्री जाते जाए पृथ्वी के अंदर और अगले सरफेस में बाहर निकल जाते, तो उसको नादिर कहा जाएगा। मतलब ऊपर वाला हिस्सा जैनिथ और नीचे नादिर। याद रह जाएगा। अब तो कोई बड़े शब्द नहीं है, ध्यान रखना है। अब थोड़ी देर में बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रतिध्रुव बिंदु को और क्या नाम दिया गया है? एंटीपोड पॉइंट कहा गया है। प्रतिध्रुव बिंदु मतलब मैं यहां हूं तो ये मेरा पोल है, ध्रुव है, और इसके नीचे एंटीपोड पॉइंट है। तो एंटीपोड पॉइंट, इसको कई तरह से समझा जाता है, वो समझते हैं। कई तरह से क्वेश्चन आता है। कैसे? मान लो ये पृथ्वी है, ये हम खड़े हैं, और जो ये हमारा सिर के ऊपर है ये क्या है? जैनिथ पॉइंट है। और ये नीचे वाला क्या है? तो ये पृथ्वी को अगर हम सर्कल में पूरा कर ले तो ये यहां पर इसका जैनिथ
नादिर आ जाएगा। ठीक हुआ यहां तक। अब मान लीजिए यहां पर सूर्य है, तो इस पॉइंट पर इसका क्या है, जैनिथ है। नीचे ये क्या है, नादिर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नादिर आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, सूर्य को अपने जैनिथ पॉइंट से नादिर पॉइंट पर पहुंचने के लिए, यानी कि एंटीपोड पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। सूर्य को, दोबारा सुने, सूर्य को अपने जैनिथ पॉइंट से नादिर पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। उस नादिर पॉइंट को क्या कहेंगे, एंटीपोड पॉइंट भी कहा जाएगा। तो एंटीपोड पॉइंट भी कह सकता है, तो उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ। तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेगा, क्योंकि पृथ्वी पूरा सर्कल कर देती है सूर्य का कितने टाइम पर, 24 घंटे में। तो उसको अपने जेनिथ पॉइंट से मतलब आधा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 12। तो इस तरह से ये 12 घंटे हमारा आंसर होगा। ये देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये कोई स्टार है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। सेलेटिक मेरिडियन बन जाता है इसका पाथ। तो उस तरह से हम किसी ग्रह, किसी सूर्य का तो हमें पता लग गया, किसी ग्रह के बारे में भी हम जान सकते हैं कि वो हमारे जेनिथ पॉइंट पर है, वो नादिर यानी एंटीपोड पर जाएगा, कितना टाइम लगेगा। इस तरह से स्टार या और तारों का भी अध्ययन किया जाता है, इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखकर। कौन कौन से, जेनिथ और नादिर। पृथ्वी भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। इसका मीनिंग क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, हम प्रोक्सिमा सेंचुरी भर देते हैं। लेकिन ध्यान से रखना है, हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी के साथ जो लगता सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। और लेकिन उसने क्वेश्चन क्या किया, एग्जामिनर ने पूछा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, लेकिन हम सूर्य को सूर्य के रूप में जानते, तारे के रूप में शायद ना जानते हो, इसीलिए हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता। तो मानेंगे या जान लेंगे कि सूर्य एक तारा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, अदरवाइज सूर्य रहेगा। क्लियर। अल्फा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है, किसके बाद, सूर्य के बाद। ठीक है, नोट कर लिया होगा। साइरस यानी डॉग स्टार पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ये नोट करते जाएं, छोटे छोटे पॉइंट में आता है। कई कई किताब इसको साइरस लिख के छोड़ देती है, कोई डॉग स्टार लिख देता है, लेकिन एक ही बात है। क्लियर हो गया। बच्चे वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वहाँ तो सबसे चमकीला तारा साइरस दिया गया, उस किताब ने तो डॉग स्टार दे रखा है, एक ही बात है। ओके। वामन तारा, ड्वार्फ स्टार, वे तारे जिनका ज्योतिर्मान सूर्य से कम है। इसका मतलब जो सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से कम प्रकाश लिए हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वामन स्टार कहेंगे, वामन तारा कहेंगे। याद हो गया, लिखा गया। विशाल तारा, गैंट स्टार, वे तारे हैं जिनका ज्योतिष्ना सूर्य से, मतलब उसका प्रकाश, उसकी तीव्रता, उसकी ल्यूमिनस ज्यादा है, किससे, सूर्य से।
उनको हम क्या कहेंगे, विशाल तारा कहेंगे। बेटलीगिज और सीरियस, अंटारिस, ये क्या है, ये विशाल तारे हैं। विशाल तारे का मतलब है बड़ा नहीं है, उसकी लुमिनस, उसकी प्रकाश की तीव्रता वो ज्यादा है। क्लियर हो गया। और कम वाला वामन स्टार कहलाएगा। तो एक बार नोट करें। ठीक है। नोवा, नोवा क्या है? ऐसा स्टार, ऐसा तारा जिसकी चमक गैसों के निकाय होने के 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है। मतलब जो नॉर्मल है उससे 10 से 20 गुना मैग्नीट्यूड उसका परिमाण उसका बढ़ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नोवा। अगर इससे ज्यादा हो जाए, 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सुपर नोवा। याद हो जाएगा, नोवा क्या है, 10 से 20 मैग्नीट्यूड, और सुपरनोवा क्या है, 20 मैग्नीट्यूड से अधिक वाला। ओके, नोट करना, कर सकते हैं। नोट, नौ विस्फोट केवल बाह्य सतह पर अर्थात आंशिक होती है, जबकि सुपरनोवा तारे में विस्फोट तारे में विस्फोट होता है। ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये गैसें निष्कासित होती है, किसकी वजह से, एक विस्फोट होगा तारे में। तो कुछ जगह पर विस्फोट हो, आंशिक रूप से बाह्य सतह पर विस्फोट हो, तो उसको क्या कहेंगे, नोवा। विस्फोट के कारण भी हो जाते हैं। अगर पूर्ण रूप से विस्फोट हो रहा है, पूर्ण जगह पर विस्फोट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सुपरनोवा। ये विस्फोट किसकी वजह से होता है, नाभिकीय अभिक्रिया के कारण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। अगर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हुए कहीं कहीं पर विस्फोट कर रही है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें चमक ज्यादा हो रही है, उसकी गैसें ज्यादा निष्कासित हो रही है, कुछ कुछ जगह पर, उसको कहेंगे नोवा। और जो पूर्ण रूप से एक साथ हो जाए, हर जगह पूरे तारे में हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सुपर नोवा हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं। युग्म तारे या बाइनरी स्टार किसे कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण परस्पर बंधे तारों को, जोड़े को क्या कहा जाएगा, बाइनरी, जुड़े हुए तारे कहा जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाएगा, बाइनरी स्टार। किसके कारण, बाइनरी स्टार कौन है, जो ग्रेविटी के कारण जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से उदाहरण को याद रखेंगे हम। मल्टीपल स्टार किसे कहा जाता है? तो मल्टीपल स्टार किसे कहा जाएगा, जिसमें क्या होंगे, अधिक तारे निकाय हों, एक से अधिक हों, एक से अधिक गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए तारों को मल्टीपल स्टार कहा जाएगा। रेड गैनेट्स कहा जाता है किसको, रक्त दानव किसे कहा जाएगा, ठंडा तारा, परंतु आकार में अत्यधिक बड़ा, उसको लाल रंग के कारण इन्हें रक्त दानव कहा जाता है। उस तारे का नाम याद कर सकते हैं, बेटल गास कहा जाता है। इस तरह से एक तारे का नाम है। तारे के टिमटिमाने वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मतलब तारे हमें टिमटिमाते हुए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की बात करते हैं, तो वो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो किसकी वजह से, तारों के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तारा मंडल किसे कहते हैं, बाह्य रूप, जैसे हम देखते भी होंगे, सप्तऋषि तारामंडल है। तो आपको इतना याद रखना है, तारामंडल कितने हैं, 89 है। नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला
तारा है। ध्रुव तारा क्या है? उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला एक स्टार है, एक तारा है। आकाश गंगा के केंद्र में परिक्रमा करने वाले सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ध्यान देना है, जो आकाश गंगा यानी कि हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, उसके रोड घूमने में सूर्य को कितना टाइम लगेगा? 25 करोड़ वर्ष लगेंगे। तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। तारों का रंग उसके टेम्परेचर की सूचना देता है। बहुत क्वेश्चन आता है कि तारों का कलर किस तरह की सूचना देगा, तो कैसी सूचना देता है? वो हमें बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। वो समझते हैं कैसे? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सूर्य का पढ़ा था अभी कि सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये है 6000 से 5000 के बीच में। तो इसका मतलब सूर्य का कलर कैसा है? येलो। तो उसका येलो कलर हुआ है तो किसकी वजह से हुआ? उसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है 11000 से 7500 के बीच में डिग्री सेल्सियस, तो उसका कलर कैसा होगा? स्टार का वाइट। और जिसका 28000 से 11000 के बीच में, उसका कैसा होगा? ब्लू। तो सबसे नया न्यू जीवन वाला तारा का कलर कैसा होता है? सबसे यंग स्टार, ठीक है, कौन सा है, उसका कलर कैसा होगा? क्वेश्चन आता है तो क्या कहेंगे? ब्लू। और इसका नाम याद रखेंगे, स्पाइका विर्गो। सेकंड कौन सा आया? वीगा लेरा। फिर आता है सन, उसके बाद अदर आ जाएगी। ये ब्लैक, ये रेड हो गया। रेड क्या है? प्रौढ़ अवस्था। यंग अवस्था कौन सी है? ब्लू। और ये क्या है? प्रौढ़ अवस्था। याद हो जाएगा, नहीं तो हमें लगता होगा कि लाल ज्यादा गर्म है, लेकिन टेम्परेचर इसका कम है। याद हो जाएगा। ये हमें साइंस में भी पढ़ा होगा, वहां भी हमें पढ़ाने को मिलता है। जैसे मोमबत्ती, उसके अंदर क्या बताया जाता है? 3 लो होती है। ये रेड है, येलो और ब्लू। पूर्ण दहन क्रिया किस में होगी? ब्लू के अंदर होगी। मतलब उसकी एनर्जी का स्रोत ज्यादा होगा, वो पूर्ण रूप से ईंधनों को कोई भी अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचने देगी। इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर होगा? तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि तारों का रंग उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, और वो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। नोट करना चाहें एक बार नोट करें। नक्षत्र, स्टार ग्रुप, पृथ्वी के चारों ओर कितने नक्षत्र हैं? स्टार ग्रुप कितने हैं? 27, जो रात को हमें दिखाई देते हैं। याद रह जाएगा कितने नक्षत्र हैं? 27 है। आगे बढ़ते हैं।